नमस्कार भाई सभी को राम राम खमागणी मैं एनके आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 2012 वाला पेपर। वही साइको के 30 प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके बाद एक पेपर और रहेगा 2011 वाला, कल कर लेंगे उसको। और सभी पेपर की पीडीएफ यानी 2011 से लेके 2021 तक के लेवल 2 के पेपर की बात कर रहा हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। डाउनलोड करके जब भी मौका मिले कोई भी पेपर को हल आप कर सकते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न पूछा है कुपोषण को लेकर। क्या प्रश्न है कि कुपोषण के प्रभाव में के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं सत्य कौन कौन सा इनमें से। तो सबसे पहला है या डी है कि यह कद को प्रभावित करता है। तो कुपोषण से ग्रसित कोई व्यक्ति होता है, कोई बच्चा होता है, तो कद को यानी ग्रोथ तो रुकी जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बालक निराश और आशंकित रहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। यह बालकों की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। भाई यह भी बात बिल्कुल फैक्ट बात है। तीनों तो ऑप्शन सही है और जो सही नहीं है वो हमें बताना है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखो, जीवन के बाद के वर्षों, ये थोड़ी सी लैंग्वेज अटपटी सी लग रही है। भाई कुपोषण से ग्रसित बालक है तो जीवन के बाद का क्या रिलेशन है? वो तो प्रभावित करता ही है जीवन भर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इसके बारे में सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वय संधि काल बहुत इंपॉर्टेंट है। वय संधि काल निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? इसमें भी वही पूछा है कि जो नहीं है वो हमें बताना है। वय संधि काल एक प्रकार से हम किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है वो हम मानते हैं, और स्नेह हॉल ने भी कहा है कि इस उम्र में बड़े तूफान दबाव आते हैं। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध। देखो यहाँ पे विरोध लिखा है तो इस एज में तो बिल्कुल विरोध होता ही है। चाहे कोई भी व्यक्ति उसको कहते बच्चे को तो वो मतलब गलत ही समझता है सबको। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो हमें बतानी है। अशांति, हाँ उम्र ही ऐसी होती है, अचानक परिवर्तन होते हैं, शांति तो होती नहीं है इस उम्र में। तो ये भी बिल्कुल सही है वय संधि काल को लेकर। तीसरा है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करता है। तो देखो पहली बात तो यहाँ यही गलत लिख दी कि बैठे रहकर। ये उम्र ही ऐसी होती है, यहाँ पर बैठना तो कहाँ, घूमता रहता है वो, है ना। क्योंकि टेंशन होती है, सारी चीज़ें, अचानक परिवर्तन होता है। वो ये सोचता है कि मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ जो, है ना। उसके माता पिता ये कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, पढ़ डेडी मैं मेरे हिसाब से पढ़ है ना। इस तरह के विचार आते हैं। और ये कह रहा है कि बैठकर वो खेलों को अधिक पसंद करता है। ये बात तो बिल्कुल सच्ची नहीं। इस उम्र की एज की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर यानी प्राइमरी और हाई स्कूल के बीच के जो बच्चे हैं, एक प्रकार से आप मान सकते हैं 13-14 से बच्चे की जो शुरुआत होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। जो सहमति नहीं रखता है वो हमें बताना है। तो फिर से वही हम चेक करेंगे कि सहमति रखने वाले कौन कौन से कथन हैं। पहला, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। हाँ बिल्कुल, ये उम्र ही ऐसी होती है और इसमें जो पीयर ग्रुप होते हैं उनमें बच्चा बिल्कुल सीखता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। सही नहीं है वो हमें बताना है। दूसरा है इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि नहीं करते। ये बात सोचने पे थोड़ी सी मजबूर करेगी, पर आगे बढ़ेंगे। बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार स्व प्रभाविकता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं। ऑप्शन 3 तो बिल्कुल सही है। चौथा, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। इस उम्र में थोड़ा थोड़ा वो स्व केंद्रितता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि इस उम्र में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, इसमें लिखा है कि नहीं करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकर का है कि अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इस बार जो सही है वो हमें देखना है। तो हम देख लेते हैं गलत कौन कौन से हैं। यदि मानव विकास यानी एक बच्चे का विकास केवल परिपक्वता से होता यानी मेच्योरिटी से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाती। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेच्योरिटी जो होती है वो एक निश्चित समय तक पूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है वंशक्रम संभावित क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। नहीं, वंशक्रम तो निश्चित करता है और ये कह रहा है कि एक निश्चित सीमा से आगे भी बढ़ सकते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। भाई कोई तैयार ही नहीं तो कैसे सीख सकते हैं? आपके अंदर जज्बा ही नहीं है कि मैं रीट की तैयारी करूं तो आप कैसे पास हो सकते हैं? ऊँट को पानी के पास ले जाया जा सकता है मगर पानी थोड़ी पिलाया जा सकता है। वो तो खुद की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करेगा। तो तैयारी नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ाने की सोच सकते हैं? तो ये तो गलत है। चौथा है बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे
विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं, बालक की आपको एबिलिटी पता नहीं है, तब आप उसे कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। हाँ, आपको पता है कि ये बच्चा इस क्षेत्र में काम कर सकता है बेहतर तरीके से, तब आप उसमें प्रोत्साहन या उसमें बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। विकास एक अधिनियम है, एक्ट है, कोई बात नहीं है, कह दिया तो कह दिया। ये लैंग्वेज मनोविज्ञान की है, कुछ भी लिखा जा सकता है। विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। ये बात तो हम ही जानते हैं कि विकास की सभी अवस्थाएं अपना एक रोल होता है उनमें। तो इस अधिनियम के अनुसार हमें बताना है। पहला है, जीवन का पहला वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। हाँ, टाबर को पहला साल तो बिल्कुल खुशी को ही काल हुआ है, कोई टेंशन क्यों नहीं है बेचारा, ये खेल तो रहा है, मस्त है, खा तो रहे, पी तो रहे। तो ये बात तो बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। वय संधि काल तथा जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल है होता है। ये बात तो गलत है। वय संधि काल में तो खुशी होती नहीं है, उसको तो सारी चीज़ें गलत ही लगती हैं। वय संधि काल तो अचानक परिवर्तन का काल है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तीसरा, वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। ये बात बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन आगे देखेंगे, अब इसने कमांड करके लिखा है कि जीवन का पहला वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है और वह संधि काल सबसे अधिक है दुखी का काल होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। अब चार ऑप्शन है, यहाँ इस पे गौर करना है कि सबसे अधिक पूछा है, हो सकता है चारों ही सही हो, लेकिन सबसे अधिक कौन सा होगा इनमें। तो परिवार 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 ये तो सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट में देखो टेलीविजन इतना कोई रोल नहीं रहता, कंप्यूटर इतना कोई रोल नहीं रहता। तो देखो इन दोनों ऑप्शनों में ऐसे होगा। तो यहाँ देखो, पर्यटन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अध्यापक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई अध्यापक एक प्रकार से नींव होती है एक बालक की। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं हो। अरे अध्यापक तो देश का निर्माता है, एक बच्चे का निर्माण जब होता है तो उसमें मतलब परिवार का तो रोल होता ही होता है, लेकिन टीचर का बड़ा रोल होता है। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7। क्या लिखा है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। कौन सा ऐसा कथन है जिससे एक टीचर को एग्री होना चाहिए। पहला ऑप्शन, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। देखो सरासर बात गलत लिखी है इसने, यहाँ बात कर रहा है ये आंतरिक अभिप्रेरणा की, और यहाँ कह रहा है कि बाह्य। देखो आंतरिक अभिप्रेरणा का तो बाह्य से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ ये ऑप्शन तो गलत है। तो हमें तो वो देखना जो सही है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा, बाह्य पुरस्कार से स्थायी परिवर्तन आता है। ये बात गलत है। कभी भी बाह्य जो अभिप्रेरणा होती है उसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा का बड़ा रोल होता है, उससे हम चीज़ों को स्थायी करते हैं। तो ये तो गलत है। चौथा है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। गलत, बाह्य के साथ आंतरिक कभी जुड़ेगा ही नहीं, ये तो दिमाग से निकाल दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका, सही पूछा है वो बताना है तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। क्या पूछ रहा है, एक अध्यापक है और मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों, घाटियों को प्रदर्शित करने के लिए कहता है, बच्चों को कहता है, विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान बनाइए। मतलब किसी प्रकार की आपको हेल्प नहीं लेनी है। यहाँ अध्यापक के द्वारा कौन सा उपागम वो मतलब ऐसी सोच डेवलप कर रहा है बच्चों में। तो पहला ऑप्शन है खोज उपागम, दूसरा है मानचित्र निरूपण, तीसरा है समस्या समाधान उपागम और चौथा है अन्वेषण उपागम, खोज उपागम। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 बनेगा। यहाँ एक प्रकार से एक बच्चे में खोज विकसित करने की डेवलप किया जा रहा है कि एक खाली रूपरेखा बना दी और उसमें ये कह रहा है कि आप इसमें से मैच करो। तो एक प्रकार से डिस्कवरी हम पे जाएंगे। ये ऑप्शन निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। बंडूरा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छे ढंग से बंडूरा को पढ़ना है, प्याजे और बंडूरा को। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना। तो यहाँ बिल्कुल देखकर वो सीख रहा है, नकल करके सीख रहा है, तो एक प्रकार से हो सकता है। क्रिकेट का उत्साह। तीसरा है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। हाँ, कुछ चीज़ें समाज में वो देख कर सीखता है, उसको नहीं पसंद आई तो वो उनको छोड़ देता है, तो ये हो सकता है। चौथा है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते को बंद कर लेना। देखो ये अनुबंधन की बात कर रहा है, पावलोव की बात कर रहा है ना। समझ पा रहे होंगे कि स्कूल की घंटी बजी और उसने बस्ते को बंद कर लिया। तो यहाँ बंडूरा से कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे अप्लाइड प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। कि राजेश है बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं आया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव उसे असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखकर ही वो क्या हो जाता है, अब चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी पावलाव के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस हमें बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी असफलता हो जाएगा।
कि असफलता है वो बच्चे में क्या है, स्वाभाविक होती है जगह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सफलता या बगनासा। बालक के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन प्रयास व त्रुटि का अधिगम, दूसरा है अनुकरण अधिगम, तीसरा है अंतर्दृष्टि अधिगम और चौथा है अनुदेशनात्मक अधिगम। तो यहाँ बोर्ड के द्वारा जो सही उत्तर माना गया है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण अधिगम। चलिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है व्यक्तिगत विभिन्नता वाला टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक है और एक बार पढ़ लेंगे ना तो ये टॉपिक जिंदगी में दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा टॉपिक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो हमें बताना है। चौथे ऑप्शन से करेंगे स्टार्ट। चलो पहला देख लेते हैं। पहला है यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उनमें उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। ये बात तो गलत है यार, कुछ तो समानता होगी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते तो थोड़ी बहुत तो मिलती होंगी, है ना। तो ये तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। अब यहाँ कौन से बच्चे की बात कर रहा है? ये तो कह रहा है कि एक दिशा में ही झुक जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का वक्र बनाइए एक दिशा की ओर झुक जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी है, यहाँ बच्चे की बात नहीं की जा रही। कोई कौन से बच्चे को ले रहे हो आप? प्रतिभाशाली की ले रहे हो, कोई जो स्लो लर्नर की ले रहे हो? तो यहाँ तो कोई साफ बात नहीं लिखी इसने, गलत है ये। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को वंशक्रम प्रभावित करता है, लेकिन जो ए ऑप्शन है वो इससे बेहतर आंसर है। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। और 13 में देखो इस प्रकार से ये डायग्राम दे रखा है कि प्राचीन मिस्र कला है, इससे हम स्थापत्य कला, मकबरों की वस्तु, मतलब एक प्रकार से बच्चे को एक कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है इस तरीके से। तो इसमें पूछ क्या रहा है देखिएगा, निम्न चित्र किसका उदाहरण है? पहला है रेखा चित्र का, दूसरा है मॉडल का, तीसरा है प्रत्येक मानचित्र का और चौथा है बिंदु रेखीय चित्र का। तो यहाँ बिल्कुल कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैपिंग की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 और इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। व्यक्तित्व में प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना और उसमें भी टीएटी परीक्षण को तो बहुत अच्छे ढंग से ही पढ़ना है। क्या पूछा इसने? निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। पहला है प्ले टेक्निक यानी खेल तकनीक, ये तो है। दूसरा है शब्द साचार्य परीक्षण WAT, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है चित्र साचार्य परीक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है केस स्टडी, ये नहीं है साहब। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। फिर से एक व्यक्तिगत विभिन्नता वाला प्रश्न आ गया है कि प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या मददगार साबित है नहीं होता? जो मददगार साबित नहीं होता वो हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं कि मददगार साबित होने वाले कौन कौन से हैं। पहला है वैल्यू सिस्टम यानी मूल्य व्यवस्था, ये तो हो सकता है। दूसरा है शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण, ये भी बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तीसरा है अधिगम की प्रक्रियाएं और विभिन्न व्यवस्थाएं, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है बुद्धि। तो यहाँ इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बुद्धि जो है वो यहाँ इस प्रश्न का आंसर है, सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या पूछ रहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसने दी है? ये जो परिभाषा है वो मुझे पता है, एक बार फिर से एग्जाम में पूछी जाएगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। व्यक्तित्व में कोई परिभाषा इंपॉर्टेंट है तो यही है। एक तो व्यक्तित्व की आलपोर्ट की परिभाषा, एक बुद्धि वाले चैप्टर में बिन्नी की परिभाषा, एक जो चिंतन वाला टॉपिक है उसमें रोज की परिभाषा, एक विकास अभिवृद्धि वाला टॉपिक है उसमें हरलोक वाली परिभाषा, और एक अधिगम वाला जो टॉपिक है उसमें क्रो एंड क्रो और गेट्स वाली परिभाषा। ये 4-5 परिभाषाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको तो विशेष तौर पर याद रखना। तो ये परिभाषा किसकी है? ये है आपके आलपोर्ट की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। अवाचिक समूह है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, दूसरा है वाचिक समूह है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, तीसरा है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, और चौथा है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो सबसे पहले तो देखो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो गलत हो गई। अब इन दोनों में देखो, अवाचिक का मतलब तो होता है अशाब्दिक और वाचिक का मतलब होता है शाब्दिक। और यहाँ बात कर रहा है प्राय बालक की, तो प्राय बालक के लिए हम कौन सा करेंगे? अशाब्दिक वाला करेंगे, अवाचिक करेंगे, क्योंकि इसमें तो पढ़े लिखे बालक हैं उनका भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाचिक लिख दिया। वाचिक का मतलब तो ये हो गया कि शाब्दिक वाले। अब शाब्दिक में तो जो शब्दों का थोड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ प्राय बालक की बात हो रही है, तो प्राय बालक में तो कोई अनपढ़ भी हो सकता है, तो यहाँ अवाचिक रहेगा क्योंकि ये दोनों का मापन अच्छी तरीके से कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के
दुरुपयोग का संकेत देता है, यानी गलत दिशा में ले जाना। पहला ऑप्शन है उन्नति के लिए मापन, ये तो ठीक बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरा है बुद्धि लब्धि का लेबल, बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। अब ये देखो, ये बात जच रही है क्या? नहीं जच रही तो यही गलत हो जाएगा। पर अगला और देख लेते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में, ये बात तो ठीक है। अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। पहला है अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है सामान्य विद्यालय कार्यों के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, ये बात भी कहीं कोई समस्या नहीं है। और चौथा है कम बुद्धि रखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहीं सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, पिछड़ने के कारण हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बच्चे की बुद्धि कम है, ना ना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20 और आसान सा प्रश्न है। क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रत्यक्ष युक्ति हमें बतानी है। पहला है प्रक्षेपण, दूसरा है दमन, तीसरा है प्रतिगमन और चौथा है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्रतिगमन क्या होता है भाई? प्रतिगमन का मतलब होता है कि पीछे के दिनों में लौटना, पुराने दिनों में चले जाना। जैसे एक 70 साल का बूढ़ा आदमी अरे अपनी माँ की गोदी में मैं कर रहा है, रो रहा है बच्चे की तरह, तो ये प्रतिगमन का उदाहरण है। एक 27 साल की पूजा है, वो घुटनों के बल चल रही है, तो ये भी प्रतिगमन का उदाहरण है। दमन, देखिए एक समन भी होता है, एक होता है समन और एक होता है दमन। समन में हम चीज़ों को जानबूझकर बुलाते हैं, दूध वाला है, अखबार वाला है, सुबह सुबह माथा फोड़ी करके जाता है, हम ये कह देते हैं कि यार इसका तो रोज का ही काम है, वो समन है। लेकिन दमन, दैसे दमित इच्छा, अचेतन मन, तो यहाँ कब भूल गए पता ही नहीं रहता हमें, और ये बड़ी दुखदायी होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21। क्या पूछ रहा है? पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। पहला है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दूसरा है निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, तीसरा है प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर इसका आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे, जो गलत है। यहाँ पूछ क्या रहा है? संवर्धन कार्यक्रम, और संवर्धन कार्यक्रम का मतलब होता है बच्चे को अतिरिक्त ज्ञान देना। अब बच्चे को अतिरिक्त ज्ञान किसे देंगे? निम्न शैक्षिक उपलब्धि रख रहा है उसको थोड़ी देंगे, उसको तो जो सामान्य चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ें हम सिखाएंगे, है ना। अतिरिक्त तो उससे दिया जाता है जो मतलब बेहतर परफॉर्मेंस रखता है। तो ऐसे बच्चे हम क्लास में भी ऐसे करते हैं, परीक्षा के टाइम कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट हमेशा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22। क्या पूछ रहा है? मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, नकारना, पलायन, प्रतिस्थापन या चिंता। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, पलायन। दूसरा है रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, तो नकारना इससे कोई मतलब नहीं है, पलायन इससे भी कोई मतलब नहीं है, प्रतिस्थापन इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा आपका चिंता, यानी 4 के साथ। सब्लिमेशन, उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये मैच होगा भाई प्रतिस्थापन, ये ठीक रहेगा। चौथा है क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी एक क्षेत्र में रही कमी को हम दूसरे क्षेत्र में पूरा करते हैं, वो होता है आपका क्षतिपूर्ति, तो कहीं ना कहीं ये भी चला जाएगा आपका प्रतिस्थापन के साथ। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। क्या पूछ रहा है इसमें? शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? पहला है कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाई कान और इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ शैक्षिक समस्या की बात हो रही है। दूसरा है भाषा के बोलने में असामान्य होना, भाषा के बोलने में असामान्य का होना, ये हो सकता है। तीसरा है मानसिक सक्रियता कम होना, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है मानसिक सक्रियता कम हो बच्चे की, तो ये तो गलत है। चौथा है व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना, तो ये भी कोई गलत बात है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। संख्या 24, अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। अब तक हमने 4 पेपर हल कर लिए हैं और चारों पेपर में लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रश्न आ रहा है और सिलेबस में भी अलग से मेंशन कर रखा है, तो इसमें से प्रश्न को गलत मत करना। इसमें आपका ऑटिज्म को याद रखिएगा, इसमें आपका ADHD पूछा जाता है, इसमें आपका डिसलेक्सिया पूछा जाता है, इसमें आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा पूछा जाता है, इसमें आपका बुलिमिया पूछा जाता है। तो ये कुछ विकार हैं, इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। क्या प्रश्न है इसमें? क्या पूछ रहा है? अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? पहला है संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में, समय एवं दिशा की कम समझ, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये बड़ा ऑप्शन है ना, कई बार हम ऐसे ट्रिक लगाते हैं ना कि इसमें तो यार बड़ा ऑप्शन कौन सा है, तो वही उत्तर हो जाता है।
प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, तो ये तो गलत बात है, अत्यधिक की कहाँ बात आएगी। तीसरा है मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कम मानसिक सक्रियता, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय, दिशा, इनकी समझ क्या होती है, कम होती है। तो ये राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 25, और 25 में क्या पूछ रहा है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। इंग्लिश वाला आप पढ़ो, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था समेटिव का मतलब होता है ग्रेड देना बच्चे को, और फॉर्मेटिव एक प्रकार से लर्निंग को इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। बच्चे को हम मॉनिटर करते हैं कि इसकी बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, मॉनिटर प्रोग्रेस, बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, और प्लान रिमेडियल इंस्ट्रक्शन, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम बच्चा अगर यदि कमजोर चल रहा है तो उसके लिए हम रिमेडियल प्रोग्राम को तैयार करना। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना छोड़ दीजिए। अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये तो बहुत गलत आंसर है। ग्रेड देना, ये समेटिव असेसमेंट का मेन पर्पज होता है। अभी नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते, फिर से वही रिपीट प्रश्न हो जाते हैं। जैसे ये 2012 में है, 2015 में भी हमने देखा था, 2018 वाले में भी आया था। कि लिमिट है, छोटा टॉपिक है, फिक्स बातें हैं। पहला है उपकल्पनाओं का निर्माण, नहीं। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, तीसरा है सामान्यीकरण, और चौथा है शोध का अपरिवर्तन कठोर होना। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सामान्यीकरण तो कभी होगा ही नहीं, मैंने बार बार ये बताई है चीज़ें, जिक्र इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेखन में सुधार। देखो, सुधार आ रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो ये तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा व मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, ये भी बात बिल्कुल सही है, कहीं समस्या नहीं है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव। देखिए, हम इसमें तात्कालिक समस्याओं पर बात करते हैं, तो ये ऑप्शन भाई जचा नहीं मेरे तो। अगला देखेंगे, भूगोल के अध्ययन में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। हाँ, भूगोल में बच्चे को एटलस ग्लोब इनका प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो इसका हम सुधार कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है, फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28, क्या पूछ रहा है, आरटी का प्रश्न है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, निम्न में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, और चौथा है 14 वर्ष के बाद की शिक्षा। ना जी ना, यहाँ आरटी में तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की बात होती है। 14 वर्ष के पश्चात की जो शिक्षा है उसकी आरटी बात नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, क्या पूछ रहा है, एनसीएफ 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन करना, वृत्त चित्र एवं फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति की वृद्धि हो, सुझाया गया है। और मैंने एनसीएफ 2005 आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था जहाँ पे भी स्त्रियों के सम्मान की बात हो तो ऑप्शन में ढूंढना शांति, ये कीवर्ड है, शांति जहाँ पे भी मिले वो आंसर बन जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, शांति की शिक्षा दी जा सके। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या प्रश्न है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। तो ये रहेगा आपका अवलोकन से संबंधित। पहले में एक है तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। रोल प्ले, तो रोल प्ले में हम क्या करते हैं, भाग लेते हैं साहब, भाग लेना, तो ये 3 हो जाएगा, कहीं समस्या नहीं है। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास एवं वार्तालाप करना, तो ये जाएगा विचार करना या मनन करना। और चौथा है दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बा बंद करना, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अवलोकन पर ही जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। हालांकि ये प्रश्न मुझे लगता नहीं कि फिर से रिपीट हो जाए, फिर भी कर लिया, आया हुआ प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमने 2012 वाला साइको का जो पेपर है वो हल किया है। अगले वाले वीडियो में 2011 वाला पेपर हल करेंगे। इसके बाद अपनी मनोविज्ञान परीक्षा विशेषांक की क्लासे फिर से हम विधिवत रूप से चालू करेंगे। थैंक यू सो मच।